नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम भाषा विज्ञान पढ़ रहे हैं, पुनीत कुमार राय की पुस्तक है हिंदी का वस्तुनिष्ठ साहित्य। तो पुनीत कुमार राय की पुस्तक है, तो ये भाषा विज्ञान का तीसरा भाग है। और दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो यदि आप सभी देखना चाहते हैं, देखने के लिए इच्छुक हैं, तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर तो ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए भाषा विज्ञान का ये तीसरा भाग है, इसकी शुरुआत करते हैं। और आज हम यहाँ से शुरू करेंगे, किस लिपि को यहाँ से शुरू करेंगे। इससे पहले हमने 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आधुनिक देवनागरी लिपि का विकास यहाँ से यहाँ तक पढ़ चुके हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। किस लिपि को गधे की ओंठ वाली लिपि कहा जाता है? तो खरोष्ट लिपि को कहा जाता है। और अगला फैक्ट है, लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी में मिलता है। और अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम रूप किस साहित्य में मिलता है? तो अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम रूप जैन साहित्य में मिलता है। और अगला फैक्ट है, अपभ्रंश के नागर उपनागर एवं ब्राह्मण भेद किसने किए? तो ये मार्कंडेय ने किए। और हिंदी भाषा को अमीर खुसरो ने क्या नाम दिया? तो हिंदी भाषा को अमीर खुसरो ने नाम दिया हिंदवी या हिंदुई। और अगला फैक्ट है, प्राकृत प्रकाश नामक व्याकरण ग्रंथ के लेखक हैं। प्राकृत प्रकाश नामक व्याकरण ग्रंथ के लेखक वररुचि हैं। और अगला फैक्ट है, प्राचीन समय में जबान ए हिंदी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता था? तो जबान ए हिंदी शब्द का प्रयोग, इसका अर्थ भारत की संपूर्ण भाषाओं के लिए होता था। भारत की संपूर्ण भाषाओं के लिए होता था। और अगला फैक्ट है, तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेती अही, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है जायसी की। और अगला फैक्ट है, एक दिन बैठे बैठे ये बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले। तो ये पंक्ति किस लेखक की है? तो ये पंक्ति है मुंशी इंशा अल्लाह खां की, जो कि इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी। और इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित, ये भी इसी का नाम है। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है, और ये मुंशी इंशा अल्लाह खां की कहानी है। और अगला फैक्ट है, बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से विश्व में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो विश्व में हिंदी का स्थान तीसरा है, और पहला मंदारिन जो कि चीनी भाषा का है। और अगला फैक्ट है, हिंदी भाषा का उद्भव कब से माना जाता है? तो हिंदी भाषा का उद्भव ये माना जाता है 1000 ईस्वी से माना जाता है हिंदी भाषा का उद्भव। और बंगाल में चंडीदास, गुजरात में नरसिंह मेहता, महाराष्ट्र में तुकाराम हिंदी की किस बोली से संबंध है? तो ये ब्रज भाषा से संबंध है ये सभी। और अगला फैक्ट है, आदिकाल का अधिकांश साहित्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आदिकाल का अधिकांश साहित्य राजस्थान से प्राप्त हुआ। और अगला फैक्ट है, सन 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई। इसके संयोजक थे काका कालेलकर, इसके संयोजक थे। और अगला फैक्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा विभाग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा विभाग के प्रथम अध्यक्ष जॉन गिलक्राइस्ट थे। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी कलकत्ता में हुई थी।
और अगला फैक्ट है देवनागरी लिपि में लेखन और मुद्रण की दृष्टि से जो दोष थे उसके निराकरण के सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो उसका निराकरण का सर्वप्रथम प्रयास बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और अगला फैक्ट है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस कृति में परवर्ती अपभ्रंश या बाद की अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है? तो वो नागरिक प्रचारणी पत्रिका में कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और अगला फैक्ट है किस विद्वान ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा? पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा और आरंभिक हिंदी को अवहट्ट ये कहा था भोला शंकर व्यास ने कहा था। हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा था भोला शंकर व्यास ने और पुरानी हिंदी कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और अगला फैक्ट है उत्तर भारत में देवनागरी लिपि का सबसे प्राचीन रूप या प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो उत्तर भारत में सबसे प्राचीन रूप या प्रथम उल्लेख कन्नौज के प्रतिहार वंशी राजा महेंद्रपाल के 898 ईस्वी के एक दान पत्र में मिला था। और अगला फैक्ट है देवनागरी लिपि के अन्य नाम क्या है? तो देवनागरी लिपि के अन्य नाम देवनागर, लोकनागरी, हिंदी लिपि आदि नाम से जानी जाती। और सन 1947 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। और अगला फैक्ट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नागरी लिपि में सुधार हेतु गठित आचार्य नरेंद्र देव समिति के सुझावों पर निर्णय लेने के लिए 1953 में विभिन्न राज्यों के मंत्रियों तथा विद्वानों की लखनऊ में एक सभा हुई। इसके अध्यक्ष थे तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन थे। और अगला फैक्ट है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ? तो देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन 1983 ईस्वी में हुआ था। और अगला फैक्ट है देवनागरी का प्रचार प्रसार करने वाले महापुरुषों में सबसे पहला नाम किसका है? तो सबसे पहला नाम राजा राम मोहन राय है। और अगला फैक्ट है दयानंद सरस्वती ने अपना सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा तथा लिपि में लिखा था? तो ये हिंदी भाषा में लिखा था और इसकी लिपि थी देवनागरी लिपि। और अगला फैक्ट है राजा राम मोहन राय अपने किस पत्र के माध्यम से हिंदी तथा देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार किया? तो ये बंगदूत था। 1829 ईस्वी में प्रकाशित बंगदूत था और यह पत्र हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और फारसी लिपियों में छपता था। एक बार फिर से देखते हैं बंगदूत 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये हिंदी में और अंग्रेजी में और बांग्ला, फारसी आदि भाषाओं में छपता था। और हिंदी तर भाषाओं की यानी कि हिंदी के अलावा भाषाओं की लिपि के रूप में देवनागरी का प्रचार प्रसार करने के लिए किस व्यक्ति ने 1907 ईस्वी में देवनागर नामक मासिक पत्रिका निकाला था? तो ये निकाले थे शारदा चरण मिश्र ने देवनागर नामक मासिक पत्रिका निकाला था। और अगला फैक्ट है देवनागरी प्रचार के आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा किसने दिया? तो ये राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और अगला फैक्ट है देवनागरी और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए स्थापित सर्वाधिक प्राचीन संस्था है। तो सर्वाधिक प्राचीन संस्था नागरी प्रचारणी सभा जो कि जुलाई 1893 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, काशी नागरी प्रचारणी सभा। और नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे तो इसके संस्थापक थे श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। ये तीनों नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे और इसकी स्थापना काशी जुलाई 1893 ईस्वी में हुई थी। और हिंदी तथा देवनागरी का प्रचार प्रसार करने वाले प्रमुख व्यक्तियों के नाम देखते हैं। और इनमें है राजा राम मोहन राय, दूसरे हैं केशव चंद्र सेन, तीसरे हैं भूदेव चटर्जी, चौथे हैं महात्मा हंसराज, पांचवें हैं स्वामी दयानंद सरस्वती
छठवें हैं स्वामी श्रद्धानंद, सातवें हैं बाल गंगाधर तिलक और आठवें हैं मदन मोहन मालवीय, नौवें हैं श्री कृष्ण स्वामी अय्यर और 10वें हैं महात्मा गांधी और अगले हैं काका कालेलकर और इसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन, फिर इसके बाद विनोबा भावे, शारदा चरण मिश्र, इसके बाद हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सेठ गोविंद दास और आचार्य नरेंद्र देव। इन सभी व्यक्तियों का नाम आता है प्रचार प्रसार करने में। और अगला फैक्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस अपने समस्त क्रियाकलाप हिंदी में करेगी। तो ये कानपुर अधिवेशन है 1925 ईस्वी और इसकी अध्यक्षता की थी प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये कानपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था कि कांग्रेस अपने समस्त क्रियाकलाप हिंदी में करेगी। और अगला फैक्ट है हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाली प्रमुख संस्थाएं। चलिए देखते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा, इसकी स्थापना 1893 ईस्वी काशी में हुई थी। और इसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, इसकी स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी। और तीसरी है इंदौर हिंदी साहित्य सम्मेलन, इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में। और इसके बाद गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, फिर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में। और अगला है हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, इसकी स्थापना 1918। और इसके बाद दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, इसकी स्थापना 1927। और महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा पुणे, इसकी स्थापना 1945 ईस्वी। और इसके बाद है हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद और फिर हिंदी विद्यापीठ देवधर, इसकी स्थापना 1929 ईस्वी। बम्बई हिंदी विद्यापीठ, इसकी स्थापना हुई थी 1938 ईस्वी। इसके बाद अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ 1974 ईस्वी। असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी 1938 ईस्वी। और मैसूर रियासत हिंदी प्रचार समिति बंगलोर और मैसूर हिंदी प्रचार परिषद बंगलोर। और इसके बाद केरल हिंदी प्रचार सभा त्रिवेंद्रम। और इसके बाद कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति बंगलौर। उड़ीसा राष्ट्रभाषा परिषद पुरी। सौराष्ट्र हिंदी प्रचार समिति राजकोट। और नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली, इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। मणिपुर हिंदी परिषद, ये इम्फाल में है। और बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना, इसकी स्थापना 1947 ईस्वी। और अगला फैक्ट है 1918 में किसकी अध्यक्षता में इंदौर साहित्य सम्मेलन का गठन किया गया था। तो ये इंदौर में 1918 में ये महात्मा गांधी की अध्यक्षता में इंदौर हिंदी साहित्य सम्मेलन का गठन किया गया। और अगला फैक्ट 1927 में स्थापित दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई की 4 शाखाएं कहाँ कहाँ खोली गई। तो चेन्नई की 4 शाखाएं, तो इनमें से पहली तो तमिलनाडु, इसके बाद केरल, कर्नाटक, हैदराबाद। ये दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई की 4 प्रमुख शाखाएं खोली गई थी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, हैदराबाद। और अगला फैक्ट है उर्दू भाषा की लिपि है। तो उर्दू भाषा की लिपि फारसी लिपि है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी लिपि है। जिस प्रकार हिंदी की देवनागरी लिपि है, तो उसी प्रकार उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। और मोटे रूप से उर्दू भाषा का साहित्य कब से आरंभ होता है। तो उर्दू भाषा का साहित्य 1700 ईस्वी से, यानी जब से रीतकाल या उत्तर मध्यकाल प्रारंभ होता है, तभी से इसका भी आरंभ माना जाता है। और अपभ्रंश को ग्राम भाषा किन आचार्यों ने कहा था। तो अपभ्रंश को ग्राम भाषा किन, ये आचार्य वाग्भट्ट और हेमचंद्र, ये दोनों आचार्यों ने कहा था। अपभ्रंश को आभीरों की भाषा किस आचार्य ने कहा। तो अपभ्रंश को आभीरों की भाषा ये दंडी महोदय ने कहा था। दंडी की रचनाएं 10 कुमार चरितम है। और अगला फैक्ट है संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कार, च्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश
अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा किसने दी? तो ये व्याडी और पतंजलि ने दिया था। और अगला फैक्ट है अपभ्रंश साहित्य अधिकांशतः कहाँ रचा गया? तो अपभ्रंश साहित्य अधिकांशतः पश्चिमी भारत में रचा गया था। और अगला फैक्ट है अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर, जो कि इनकी रचना है वर्ण रत्नाकर, में मिलता है। और अगला फैक्ट है सामान्यतः अवहट्ट काल माना जाता है। तो अवहट्ट काल 900 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। और अगला फैक्ट क ख ज फ ग इन 5 अरबी फारसी ध्वनियों के चिन्ह के नीचे बिंदी लगाने का रिवाज किसने चलाया था? तो ये रिवाज राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने चलाया था। और अगला फैक्ट है हिंदी में औ ध्वनि किस भाषा से ली गई है? तो हिंदी में औ ध्वनि ये अंग्रेजी भाषा से ली गई थी। हिंदी में औ ध्वनि अंग्रेजी भाषा से ली गई थी। और अगला फैक्ट है धर्म पुस्तक नाम से ओल्ड टेस्टामेंट का खड़ी बोली में अनुवाद कब प्रकाशित हुआ? तो ये प्रकाशित हुआ था 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के गद्य शैली की विशेषता थी। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के गद्य शैली की विशेषता अरबी फारसी प्रधान हिंदी थी। और अगला फैक्ट है राजा लक्ष्मण सिंह के गद्य शैली की विशेषता थी। तो राजा लक्ष्मण सिंह के गद्य शैली की विशेषता संस्कृत निष्ठ हिंदी थी। इन्होंने कालिदास की अनेक रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया था। और अगला फैक्ट है आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक राम प्रसाद निरंजनी को माना है। और भाषा शब्द किस धातु से बना है? तो भाषा शब्द भस धातु से, जिसका अर्थ बोलना। भाषा शब्द भस धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। और अगला फैक्ट है अंग्रेजी और हिंदी में पहला दो भाषी कंप्यूटर किस नाम से निकाला गया? तो ये सिद्धार्थ नाम से निकाला गया था। और अंग्रेजी और हिंदी में पहला दुभाषी कंप्यूटर सिद्धार्थ नाम से निकाला गया था। और अगला फैक्ट है शुद्ध संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रचलित हैं वे कहलाते हैं तत्सम शब्द। जो संस्कृत से सीधे सीधे अपना लिए गए थे तो उन्हें कहते तत्सम शब्द। और संस्कृत शब्दों से उत्पन्न या विकसित शब्दों को कहते हैं तो उन्हें कहते उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग होने पर उनका रूप बदलता है उन्हें कहते हैं विकारी शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग होने पर रूप नहीं बदलता उन्हें अविकारी कहते हैं। और राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई? तो राजभाषा विभाग की स्थापना 1976 ईस्वी में की गई। अगला फैक्ट है भारत सरकार ने राजभाषा विभाग की स्थापना किस मंत्रालय के अंतर्गत की? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी। और अगला फैक्ट है सन 1955 राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग की नियुक्ति की, इसके अध्यक्ष थे। तो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष 1955 में बीजी खेर थे। और अगला फैक्ट है बीजी खरे राजभाषा आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए एक समिति गठित की गई। इस समिति के अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत थे। और अगला फैक्ट है रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ किसके विभेद हैं? तो ये शब्द के विभेद हैं। और अगला फैक्ट है इस स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के मूलतः 5 भेद हैं, लेकिन यहाँ पर शंकर को भी जोड़ लिया गया है। तो मूलतः तो 4 होते हैं, लेकिन यहाँ शंकर को जोड़ लिया गया है तो इसलिए 5 बताया गया है। तो यहाँ पर तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज ये सभी आते हैं। और अगला फैक्ट है रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो ये 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी, ये 2 भेद हैं। अगला फैक्ट है तुर्की भाषा से हिंदी में आगत प्रमुख शब्द हैं तो बहुत हैं।
तो इनमें प्रमुखतया देख लेते हैं। उर्दू कालीन, कैंची, कूली, कुर्की, चाकू, चिक, चम्मच, चकमक, चेचक, तलाश, तोप, तोशक, दरोगा, बारूद, बहादुर और बेगम, लफंगा, लाश, सराय, सुराग, गलीचा, सौगात, बीवी, बाबा, कुर्ता, मुगल, खच्चर, चोगा, बक्सी, तमगा, तमंचा, बेग, खां, खातून, आका, नागा आदि ये सभी तुर्की भाषा से हिंदी में लिए गए। अब देखते हैं पुर्तगाली से हिंदी में आगत प्रमुख शब्द हैं। तो इनमें से पुर्तगाली शब्द हैं अन्यनास, आलपीन, गमला, गिरजा, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। चाबी, नीलाम, पपीता, पाव, रोटी और इसके बाद पादरी, बम्बा, बाल्टी, फीता, आलमारी, स्त्री, इस्पात, कनस्तर, कप्तान, चाबी, कमरा, कॉफ़ी, काजू, कर्नल, जंगला, तंबाकू, तौलिया, परात, पीपा, पिस्तौल, बिस्कुट, बोतल, मस्तूल, मिस्त्री, लबादा, संतरा, साया, ये सभी पुर्तगाली भाषा से हिंदी में आए हुए हैं। और अगला फैक्ट है फ्रेंच से हिंदी में यानी कि फ्रांसीसी शब्द जो कि हिंदी में लिए गए हैं। तो फ्रांसीसी शब्द अंग्रेज ये फ्रांसीसी शब्द है। और एडवोकेट, कारतूस, कूपन, केविल, कॉलर, जज, टेबुल, डिलक्स, पिकनिक, मार्शल, मेम, मेयर, ये सभी फ्रेंच भाषा से हिंदी में लिए गए। और अगला फैक्ट है यूनानी से हिंदी में आगत प्रमुख शब्द यूनानी शब्द हैं दाम, दमड़ी, सुरंग, कस्तूरी, ये सभी यूनानी से लिए गए हैं। और डच से हिंदी में आगत प्रमुख डच शब्द हैं तुरुप, बम जो कि गाड़ी का है आदि, ये सभी हैं। और चीनी भाषा से हिंदी में आगत चाय, चीनी, ये चीनी भाषा के शब्द हैं। और सिगरेट किस भाषा का शब्द है? सिगरेट ये स्पेनी भाषा का शब्द है। और अगला फैक्ट है हिंदी में आए हुए शब्द फारसी भाषा के शब्द देखते हैं। फारसी भाषा के आबरू, आतिशबाजी, आफत, आराम, आमदनी, आवारा, आवाज़, उम्मीद और कमरा, कारीगर, किशमिश, कुर्ता, कुश्ती, कूचा, खा, खुदा, खामोश, खुराक, गरम, गश, गवाह, गिरफ्तार, गुलाब, चादर, चालाक, चश्मा, चेहरा, जहर, जलसा, जुलूस, जोर, जिंदगी, जागीर, जादू, जुर्माना, जोश, तबाह, तमाशा, तनख्वाह, ताज़ा, तेज, दंगल, दफ्तर, दरबार, दवा, दिल और दीवार, नापसंद, नापाक, पजामा, पर्दा, पैदा, पुल, पेश, बारिश, बीमार, बुखार, बर्फी, मज़ा, मलाई, मकान, मजदूर, मुश्किल, मोर्चा, यार, रंग और सह, राह, लगाम, लेकिन, वापिस, शादी, हजार आदि ये सभी शब्द फारसी भाषा से हिंदी में आए हुए हैं। और अगला फैक्ट है भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग कब से मिलता है? तो भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग 15वीं सदी से मिलता है। अगला फैक्ट है भाषा का मुंशी किसे कहा जाता है? तो भाषा का मुंशी कहा जाता है लल्लू लाल को कहा जाता है। इनकी रचना है प्रेम सागर, ये लल्लू लाल की रचना है। और अगला फैक्ट है दक्कनी हिंदी को खड़ी बोली का विकसित रूप किस विद्वान ने माना है? तो ये बाबूराम सक्सेना ने दक्कनी हिंदी को खड़ी बोली का विकसित रूप माना है। और अब देखते हैं अरबी से हिंदी में आगत प्रमुख शब्द। तो अरबी भाषा के शब्द अजब, अजीब, अदालत, अक्ल, अल्लाह, असर, आखिर, आदमी, इनाम, इजलास, इलाज, इज्जत, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, औसत, कब्र, कमाल, कर्ज, किस्मत, कीमत, किताब, कुर्सी, खत्म, खिदमत, ख्याल, जिस्म, जुलूस और जलसा, जवाब, जहाज, जलेबी, जिक्र, तमाम, तकदीर, तारीख, तकिया, तरक्की, दवा, दिमाग, दुकान, दुनिया, नतीजा, नहर, नकल, फ़कीर, फ़िक्र, फैसला, बहस, बाकी, मुहावरा, मदद, मजबूर, मुकदमा
मौसम, मौलवी, मुसाफिर, यतीम, राय, लिफाफा, वारिस, शराब, हक, हजम, हाजिर, हिम्मत, हुक्म, हैजा, हौसला, हकीम, हलवाई, ये सभी अरबी से हिंदी में आए हुए शब्द। और अब देखते हैं पश्तो भाषा से हिंदी में आगत प्रमुख शब्द। तो पश्तो भाषा जो कि ये प्रमुखतः अफ़गानिस्तान में बोली जाती है। और पठान, इसके प्रमुख शब्द हैं पठान, रोहिला, मटर गश्ती, गुंडा, अचार, तड़ाक, खर्राटा, तहस नहस, तसमस, जमाल, गोटा, खच्चड़ा, अखरोट, पटाखा, डेरा, गट्टा, गट, गुटर, गूं, कुड़कुड़ाना, नगाड़ा, कलूटा, लताड़, लुच्चा, अटकल, हमजोली, भड़ास, ये सभी पश्तो भाषा से हिंदी में आए हुए हैं। और ईरान से हिंदी में आगत प्रमुख शब्द है छत्रप, मिहिर, तीर, टूस, ये सभी हैं। और अब देखते हैं द्रविड़ भाषाओं से, यानी कि द्रविड़ भाषाओं से हिंदी में आगत प्रमुख शब्द हैं। तो इनमें उड़द, ओसरा, कच्चा, काजल, कटोरा, कांच, काका, केड़ी, कूटी, कुप्पी, केतकी, घुड़, चंदन, चक्का, चिकना, चूड़ी, झंडा, झूठ, टंटा, टोपी, ठेस और डंका, नीर, पापड़, पिंड, पेट, भंगी, माला, मीन, मुकुट, लाठी, लोटा, सूजी, इडली, डोसा, सांभर, पिल्ला। इडली, डोसा तो आप सभी जानते ही होंगे, सांभर भी, ये सभी द्राविड़ भाषा से हिंदी में आगत प्रमुख शब्द हैं। और दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और यदि आप सभी को सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले इसी तरह नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।